हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो देखते हैं आज कितनी पेंडिंग करंट अफेयर्स की वीडियो हम लोग अपलोड कर पाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे ये हर वर्ष किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल साइंस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि लोगों को साइंस का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इसके विषय में अवेयर किया जा सके। अच्छा, नेशनल साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो सर सीवी रमन जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। बाद में 1930 में रमन इफ़ेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो याद रखिएगा, सर सीवी रमन, इन्होंने 28 फरवरी को ही रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो सर सीवी रमन की याद में आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है नेशनल साइंस डे का? तो थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या है थीम? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। देखिए, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। बाद में 1954 में सीवी रमन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 2 ईयर याद रखिएगा आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में डिक्लेयर किया कि 28 फरवरी को हर वर्ष नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा चर्चा में है, किससे रिलेटेड है? तो सभी को पता है ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन, उससे रिलेटेड है। तो आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन टेंशन चल रही है, इंडिया के नेशनल्स वहाँ पे फंस गए हैं। तो ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ताकि ऑपरेशन गंगा के तहत स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को वापस इंडिया लाया जा सके। तो ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, इवैक्यूएशन मिशन है यूक्रेन से इंडियन नेशनल्स को वापस लाने का। देखिए, ये है यूक्रेन का मैप, क्यू कैपिटल है। ये सारे रेड जो एरियाज़ हैं यहाँ पर रशिया कंट्रोल कर चुका है। तो ऑपरेशन गंगा इसीलिए लॉन्च किया गया, बस याद रखिएगा। बाकी जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो प्रेसिडेंट हैं अब तक, देखते हैं कब तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये किस स्टेट में स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु के पाक बे में, पाक जल डमरू मध्य, वहाँ पर इंडिया का फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया रहा है। जो ड्यूगोंग होती है, पहले तो आप ये देख लीजिए ड्यूगोंग होती कैसी है। ये है आपकी ड्यूगोंग, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं। देख रहे हैं आप, शाकाहारी होती है पूरी तरह से। तो ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर मणिपुर नहीं, तमिलनाडु में स्थापित किया है, पाक बे में। ड्यूगोंग की अगर बात की जाए तो ड्यूगोंग जो है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित है। ये पाक बे एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में लगभग 150 ड्यूगोंग पाई जाती हैं। तो वहीं पर आपका ये ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया रहा है, इंडिया का पहला है, तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन जिसका नाम है मरिया, हाल ही में चर्चा में था, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो मरिया यूक्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में इसको हिट कर दिया गया और शॉट डाउन कर दिया गया। मरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन है। तो पहले आप प्लेन देख लीजिए, ये है मरिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन है। यूक्रेन का प्लेन था और रशिया ने हिट कर दिया हाल ही में। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन मरिया चर्चा में था, कहाँ का है? यूक्रेन का। ये ही इसका दूसरा नाम था एंटोनियो 225 कार्गो प्लेन। 84 मीटर लंबाई थी, 250 टन का कार्गो जो है 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैरी कर सकता था। तो मरिया का मतलब होता है यूक्रेन में ड्रीम, ठीक है। मरिया को बनाया गया था जब सोवियत यूनियन था ना, यूएसएसआर, तो उसके तहत फर्स्ट फ्लाइट बनाई गई थी 1988 में, सोवियत एरोनॉटिकल प्रोग्राम के तहत 1988 में मरिया बनाया गया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन। हाल ही में हिट कर दिया गया रशिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की फर्स्ट वुमेन चीफ या फर्स्ट नॉन आईएएस चीफ कौन बनी है? माधवी बुश सेबी की फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है। ये देख लीजिए, ये हैं आपकी माधवी बुश, ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है। याद रखिएगा, माधवी बुश सेबी की फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है, इतना आपको याद रखना है। बाकी तो कुछ है नहीं खास। अभी तक सेबी के चेयरपर्सन कौन थे? तो अजय त्यागी थे आपके
सेबी के चेयरपर्सन। अजय त्यागी को रिप्लेस कौन करेगा? माधवी बुश। ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चीफ हैं, साथ ही साथ फर्स्ट नॉन IAS हैं जो कि सेबी की हेड बनने वाली हैं। बाकी सेबी का जो चेयरपर्सन होता है 5 वर्षों तक या फिर मैक्सिमम 65 ईयर तक सेबी का चेयरपर्सन बना रह सकता है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में, यानी तब इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। माधवी बुश अगली चेयरपर्सन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट सिस्टम किस वर्ष इंडक्ट किया गया था? तो मेरे ख्याल से 1973 के आसपास इंडक्ट किया गया था, देख लेते हैं, क्लियर नहीं है। 1973 चर्चा में है क्योंकि रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया है। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आए थे तब स्विफ्ट प्लेटफॉर्म लाया गया था। इसका पर्पज़ ये होता है कि आप इंटरनेशनल सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले ईरान एकमात्र कंट्री थी जिसको स्विफ्ट से बाहर रखा गया था। नॉर्थ कोरिया को रखा गया है खैर। तो रशिया को अब स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये है स्विफ्ट का लोगो। बाकी ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयर डिजीज डे फर्स्ट टाइम किस वर्ष ऑब्जर्व किया था? तो रेयर डिजीज डे 2008 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। रेयर डिजीज डे फरवरी महीने के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है, कभी कभी 29 फरवरी को भी, यानी 4 वर्ष में एक बार। इसको कौन मनाता है? तो पहली बार यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ द्वारा 2008 में रेयर डिजीज डे मनाया गया था। 2022 में इसका थीम क्या है? तो रेयर डिजीज डे का थीम क्या है? शेयर योर कलर्स, इतना याद रखिएगा। तो पहला रेयर डिजीज डे 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी एक रेयर डे है, इसीलिए इसका नाम रेयर डिजीज डे हो गया। हालांकि हर बार ये रेयर नहीं रहता, 28 फरवरी को 3 बार मनाया जाता है, वो बात अलग है। तो रेयर डिजीज डे इस बार 28 फरवरी को मनाया गया है। शेयर योर कलर्स, ये है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हाल ही में बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट इसको रिन्यू किया गया है? तो इंडिया और जापान के बीच में हाल ही में बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है। तो $75 बिलियन का नया बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट 28 फरवरी से अस्तित्व में आ जाएगा। इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ जापान, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। ये बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? 2 वे अरेंजमेंट होता है, यानी डॉलर को लोकल करेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे तब ये बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट नेगोशिएट किया गया था। 2020 में $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में साइन किया गया। अब इसको रिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा जात्यान। देखिए, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। इंडिविजुअल सेक्शन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है पूजा जात्यान। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो पूजा जात्यान बिलोंग करती हैं यूपी से। ये पैरा आर्चर हैं, तीरंदाजी करती हैं। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपकी पूजा जात्यान, यूपी से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? यूपी से। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड आर्चर का कंपटीशन हो रहा था जिसका नाम था पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। कहाँ पे हो रही है पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप? दुबई यूएई में हो रही है। ठीक है, दुबई यूएई में हो रही है पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। वहाँ पर सिल्वर मेडल जीतने वाली पूजा जात्यान पहली भारतीय हैं, याद रखिएगा। फाइनल में इन्होंने फाइनल में ये जो है इटली की पैट्रिली से हार गई, अदरवाइज़ ये गोल्ड मेडल जीतनी। तो देखिए, पूजा जात्यान इन्होंने पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। पहली भारतीय हैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यानी पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो आर्चरी के लिए होता है उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल यानी सोलर कंबाइंड विंड ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में किसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने। सोलर प्लस विंड, इसमें तमिलनाडु टॉप पे है। देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कहा तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस पे है अगर ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए। पहले कर्नाटक था लेकिन तमिलनाडु ने इसको सरप्राइज कर दिया है। अभी भी सोलर एनर्जी की अगर बात की जाए तो कर्नाटक ही टॉप पे है, लेकिन ओवरऑल की बात की जाए यानी सोलर प्लस विंड तो तमिलनाडु टॉप पे आता है। बाकी आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 15,914 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी है तमिलनाडु की और कर्नाटक की इतनी है। तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा ये स्टेट्स भी हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी योग्यता दर्शाते हैं। सोलर एनर्जी की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कर्नाटक टॉप पे है, राजस्थान सेकंड टॉप पे है।
फिर तमिलनाडु आता है थर्ड। लेकिन कंबाइंड अगर बात की जाए सोलर प्लस विंड की, तो इसमें आपका तमिलनाडु टॉप पे आता है। पहले जो है गुजरात विंड में टॉप पे था, लेकिन अब तमिलनाडु विंड और ओवरऑल दोनों में टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ कमीशन किया गया है? तो इंडिया का पहला स्मार्टली मैनेज किया गया स्टेट ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में कमीशन किया गया है। देख लेते हैं, BSES यमुना पावर लिमिटेड, ये इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन कमीशन कर रही है नई दिल्ली में। नॉर्डिक इनोवेशन एक कंपनी है जो कि यमुना पावर लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। नॉर्डिक मतलब ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये कोलैबोरेशन कर रही है यमुना पावर लिमिटेड के साथ। जॉइंट वेंचर है BSES 5149 का जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और आपके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। तो BSES एक तरह से रिलायंस की सब्सिडरी है, 2002 में स्थापित की गई थी। इसी के द्वारा इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी स्टेशन नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन ITBP ने ऑर्गेनाइज किया है। ये देख लीजिए, ये आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन है, ITBP ने ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पर? लद्दाख में। बाकी 100 क्लाइंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवेंट को ITBP की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ने ऑर्गेनाइज किया है लद्दाख की कैपिटल लेह में। बस इतना याद रखिएगा। इंडिया में टोटल 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, ठीक है। ITBP को बनाया गया था CRPF एक्ट 1949 के द्वारा, 1962 में बनाया गया था ITBP द्वारा ITBP को, ताकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर ये लोग प्रहरी का काम करें। ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय अरोड़ा। तो आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन ITBP ने लेह में ऑर्गेनाइज किया है, याद रखिए। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। चर्चा में क्यों है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो MSP प्रोग्राम के दौरान रबी ग्रोन सीजन है 2022-23 का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वीट 44.4 मिलियन टन परचेज करेगी और राइस रबी सीजन की बात करूं 4.29 मिलियन टन परचेज करेगी। स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट टारगेट है पंजाब और MP टॉप पे है। तो रबी ग्रोन सीजन की बात की जा रही है, यानी जो आपका अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है उसकी बात की जा रही। राइस के लिए 4.29 मिलियन टन परचेजिंग कैप है, प्रोक्योरमेंट कैप है। वीट के लिए सेकेंड एडवांस एस्टीमेट जारी किया जा चुका है। इंडिया का वीट प्रोडक्शन 111.32 मिलियन टन रहने वाला है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज करता है, बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं। 14 जनवरी 1965 को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। CMD हैं अतीश चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, भगत सिंह भी शामिल थे, जिनको भुला दिया गया है। हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जी की 91st डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है 27 फरवरी 2022 को। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हो गई और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबद्ध थे। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित किया गया था वेस्ट बंगाल में। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। बाद में सचिंद्र नाथ सन्याल जी की डेथ हो गई, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापित किया गया 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और भगत सिंह ने इसको स्थापित किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद की 91वीं यानी 91st डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे ऑपरेट करेगा, कहाँ पे है? तो कोचीन, केरल में सोलर एनर्जी से ऑपरेट करने वाला वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है। ये देख लीजिए, पूरी तरह से यहाँ पे देखिए ये ढका हुआ है। कोचीन केरल का एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट जो कि सोलर से ही पूरी तरह से चलेगा। तो इंडिया में है, अच्छी बात यह है। 12 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट यूज़ किए गए हैं कुन्नूर केरल में, ताकि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किससे? सोलर एनर्जी से चलाया जा सके। ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट हो गया है जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलेगा। 12 मेगावाट 35 एकड़ का रेंज है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी रामादीन हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? क्रिकेटर थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये हैं सोनी रामादीन, वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे, बॉलर थे, ठीक है। सोनी रामादीन का निधन हो गया हाल ही में, चर्चा में इसीलिए थे।
तो याद रखिएगा, सोनी रामदीन का निधन हो गया, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।